तथास्तु हिंदी उपन्यास आपके लिए। गुनाहों का देवता, सरल हिंदी में विस्तृत सार। उपन्यास का मुख्य पात्र चंदर एक प्रतिभाशाली और संवेदनशील युवक है। वह डॉक्टर शुक्ला का विद्यार्थी है और धीरे धीरे डॉक्टर शुक्ला के परिवार का इतना करीबी बन जाता है कि उसे परिवार के सदस्य जैसा ही माना जाने लगता है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा चंचल, भोली और भावुक लड़की है। चंदर और सुधा की मुलाकातें धीरे धीरे उनके बीच गहरी आत्मीयता पैदा करती हैं। दोनों के बीच संबंध केवल दोस्ती नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंदर और सुधा अपने प्रेम को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार नहीं करते। उनके रिश्ते में प्रेम के साथ साथ एक तरह की पवित्रता और संकोच है। सुधा चंदर पर बहुत विश्वास करती है। वह उसकी बात मानती है, उससे रूठती है, उसे मनाती है और उसके साथ अपने जीवन की छोटी बड़ी बातें बांटती है। चंदर भी सुधा को बहुत चाहता है, लेकिन वह अपने प्रेम को सामाजिक और नैतिक आदर्शों के सामने दबाता रहता है। यहीं से उपन्यास का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। क्या प्रेम व्यक्ति की निजी इच्छा से बड़ा है या समाज और कर्तव्य की मर्यादा से? समय बीतता है और सुधा के विवाह की बात सामने आती है। डॉक्टर शुक्ला और परिवार के सामने सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। चंदर के सामने सबसे कठिन स्थिति आती है। वह सुधा से प्रेम करता है, लेकिन डॉक्टर शुक्ला का अत्यंत सम्मान करता है। उसे लगता है कि सुधा को अपने गुरु की बेटी होने के कारण वह अपने अधिकार से नहीं मांग सकता। सुधा चाहती है कि चंदर उसके जीवन का निर्णय करे, लेकिन चंदर अपने आदर्शों और कर्तव्य की भावना से बंधा रहता है। आखिरकार सुधा का विवाह कैलाश से तय हो जाता है। चंदर इस विवाह को रोकने के बजाय स्वयं विवाह की तैयारियों में सहयोग करता है। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। सुधा की शादी हो जाती है और वह अपने पति के घर चली जाती है। बाहर से चंदर ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट जाता है। सुधा भी चंदर से अलग होकर खुश नहीं है। यहाँ लेखक दिखाते हैं कि किसी रिश्ते को केवल सामाजिक रूप से सही बना देने से मन की भावनाएं समाप्त नहीं होती। चंदर अपने त्याग को आदर्श मानता रहा था, लेकिन सुधा के चले जाने के बाद उसे महसूस होता है कि त्याग भी कभी कभी मनुष्य को भीतर से तोड़ सकता है। सुधा के जाने के बाद चंदर के जीवन में खालीपन आ जाता है। इसी दौरान पम्मी उसके जीवन में आती है। पम्मी आधुनिक विचारों वाली युवती है और प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों को चंदर से अलग दृष्टि से देखती है। चंदर पम्मी के संपर्क में आकर प्रेम, शरीर और आकर्षण के दूसरे पक्ष को समझने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि चंदर के मन से सुधा कभी निकलती ही नहीं। इसलिए पम्मी के साथ निकटता होने के बावजूद उसे वह मानसिक शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है। पम्मी वाला प्रसंग चंदर के आदर्शवादी प्रेम और मानवीय इच्छाओं के बीच के संघर्ष को सामने लाता है। बिंती भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका चरित्र सुधा से अलग है। वह चंदर की पीड़ा को समझने वाली और उसके प्रति स्नेह रखने वाली लड़की है। बिंती का अपना जीवन भी संघर्ष और भावनात्मक पीड़ा से भरा है। उसके माध्यम से लेखक स्त्री के उस पक्ष को सामने लाते हैं जिसमें प्रेम के साथ साथ आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव और जीवन की व्यावहारिक कठिनाइयां जुड़ी हैं। बिंती चंदर से प्रेम करती है, लेकिन वह सुधा की जगह लेने की कोशिश नहीं करती। यही बात उसके चरित्र को विशेष बनाती है। सुधा से दूरी और पम्मी के अनुभवों के बाद चंदर का पुराना आदर्शवाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। वह स्वयं से प्रश्न करने लगता है, क्या उसने सुधा के साथ न्याय किया? क्या प्रेम का त्याग वास्तव में महानता थी? क्या उसने सामाजिक मर्यादा के नाम पर अपनी और सुधा की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या शरीर और प्रेम को अलग अलग समझना सही है? यही आत्मसंघर्ष उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। चंदर केवल सुधा से अलग होने की पीड़ा नहीं झेल रहा,
वह अपने ही विचारों से लड़ रहा है। सुधा विवाह के बाद भी चंदर को भूल नहीं पाती। वह सामाजिक रूप से अपने पति के साथ है, लेकिन उसके मन में चंदर की जगह बनी रहती है। यही स्थिति उसे अंदर से कमजोर करती जाती है। वह अपने प्रेम और पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस जाती है। उपन्यास में सुधा का चरित्र केवल एक प्रेमिका का नहीं है। वह त्याग, भावुकता, सामाजिक मर्यादा और आत्मपीड़ा का प्रतीक बन जाती है। बाद में सुधा का चंदर से सामना होता है। दोनों के बीच पुरानी भावनाएं फिर जाग उठती हैं। लेकिन परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं हैं। सुधा अब विवाहित है और चंदर भी अपने भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। उनके बीच एक भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण का क्षण आता है। चंदर एक सीमा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा उसे रोक देती है। इस घटना के बाद चंदर को गहरा अपराध बोध होता है। उसे लगता है कि जिस प्रेम को वह इतने वर्षों तक पवित्र समझता रहा, उसने स्वयं उसी की मर्यादा को चोट पहुंचाई है। इस घटना और लंबे समय से चल रहे मानसिक संघर्ष का असर सुधा पर पड़ता है। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह भीतर से टूटती जाती है और उसका जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। सुधा के लिए चंदर केवल अतीत नहीं है, वह उसके जीवन की सबसे गहरी भावनात्मक सच्चाई है। उसकी बीमारी के दौरान चंदर को अपने पुराने संबंध और अपने निर्णयों की गंभीरता का एहसास होता है। गेसु जैसे पात्र कहानी को दूसरे दृष्टिकोण देते हैं। उनके जीवन और विचारों से चंदर को प्रेम और त्याग को समझने का एक अलग अवसर मिलता है। इसी तरह पम्मी आधुनिकता और शरीर की वास्तविकता को सामने रखती है, जबकि सुधा आदर्शवादी और भावनात्मक प्रेम की प्रतिनिधि बनती है। बिनती इन दोनों के बीच एक अधिक व्यावहारिक और मानवीय संभावना प्रस्तुत करती है। इस प्रकार अलग अलग पात्र चंदर के भीतर मौजूद अलग अलग विचारों को सामने लाते हैं। सुधा की बीमारी गंभीर हो जाती है। चंदर को उसकी हालत के बारे में पता चलता है और वह उसके पास पहुंचता है। अब दोनों के पास अपने पुराने प्रेम को लेकर कोई सामाजिक भविष्य नहीं है, लेकिन मृत्यु के सामने सामाजिक बंधन छोटे दिखाई देने लगते हैं। सुधा के मन में अब भी चंदर के प्रति वही गहरा लगाव है। उसका अंतिम समय उपन्यास का सबसे भावुक हिस्सा है। सुधा की मृत्यु चंदर के जीवन में एक ऐसी रिक्तता पैदा करती है जिसे वह कभी पूरी तरह भर नहीं पाता। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जिस प्रेम को वह हमेशा त्याग और आदर्श के रूप में देखता रहा था, अब उसकी कीमत उसके सामने है। उसे समझ आता है कि केवल सामाजिक नियमों को निभाना ही जीवन की पूर्ण सच्चाई नहीं है। मनुष्य की भावनाएं, शरीर, प्रेम, कर्तव्य और स्वतंत्रता, इन सभी के बीच संतुलन आवश्यक है। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर उसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करता है। यह दृश्य केवल सुधा की विदाई नहीं है, बल्कि चंदर के पुराने जीवन और पुराने आदर्शों की भी विदाई है। इसके बाद चंदर बिनती का हाथ थामकर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सुधा को भूल गया है, बल्कि यह संकेत है कि मनुष्य को गहरी पीड़ा के बाद भी जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। अंत में नदी अपने प्रवाह में आगे बढ़ती रहती है, मानो जीवन भी किसी एक व्यक्ति के दुहक के लिए रुकता नहीं। गुनाहों का देवता केवल प्रेम कहानी नहीं है। यह इस प्रश्न को उठाता है कि जब प्रेम, समाज, नैतिकता, शरीर और कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो मनुष्य क्या करे। चंदर और सुधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने प्रेम को स्वीकार करके उसके लिए संघर्ष नहीं करते। वे सामाजिक और नैतिक आदर्शों के सामने झुक जाते हैं। परिणाम यह होता है कि दोनों को जीवन भर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उपन्यास यह भी दिखाता है कि त्याग हमेशा सरल या महान नहीं होता। कभी कभी गलत समय पर किया गया त्याग भी विनाशकारी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन किसी एक प्रेम या दुख पर समाप्त नहीं होता। सुधा की मृत्यु के बाद भी चंदर को जीना पड़ता है।
बिंती का हाथ थामना इसी जीवन स्वीकार का संकेत है। और अंत में बस इतना कह सकते हैं कि चंदर और सुधा का प्रेम सच्चा था, लेकिन सामाजिक मर्यादा, आदर्शवाद और उनके अपने निर्णयों ने उस प्रेम को जीवन की मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया।